हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेर आईएएस में। ये जो कोर्स है ये प्रीलिम्स डेडिकेटेड है। मुझसे आप वाकिफ होंगे पहले से, मेरा नाम देवी सिंह है। ये कोर्स मेंस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पे देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी भटनेर आईएएस के ये जो ऐप है इसमें कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट पीडीएफ और टेस्ट, जो कि इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और इसके साथ साथ इसमें से ना ये सारा, इसका प्राइस जो है, मतलब हमारे इस कोर्स का, ये 750 रुपया है। ठीक है, तो बहुत रीजनेबल प्राइस है, आपको ज्वाइन कर लेना है। राइट, तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। जो कि आज हमें ना विश्व के कुछ संवेदी सूचकांकों के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ तक हमने सारी चीजें ऑलमोस्ट पढ़ ली थी, एफपीओ वगैरह, है ना। ये नोट्स मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी किसी को। जी, तो विश्व के कुछ जो सूचकांक हैं उनके बारे में हमें बात कर। देखो, अमेरिका के दो सबसे प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। जो है अमेरिका के दो सबसे प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक तो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और जो दूसरा है नेस्डॉक। इससे पहले से आप वाकिफ हैं, है ना, नेस्डॉक। ठीक है, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड क्विटेशन। तो प्रतिदिन बेचे गए और खरीदे गए शेयरों के मूल्य के आधार पे जो है, यानी जो शेयर के मूल्य हैं और प्रतिदिन बेचे और खरीदे गए शेयरों के मूल्य, शेयरों के आधार पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व की सबसे बड़ी स्टॉक। इसे कुछ वर्ष पहले इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज ने खरीद लिया था। इसको किसने खरीद लिया था भाई? इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज ने। अब इसके दो प्रमुख जो है सूचकांक हैं। इसके कौन कौन से दो प्रमुख सूचकांक हैं? एक है यानी डो जोन्स इंडस्ट्रियल 30 और एक S&P 500 है। जो नेस्डॉक है ये विश्व की पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है और इसका जो प्रमुख सूचकांक है वो नेस्डॉक कंपोजिट है। नेस्डॉक कंपोजिट। ठीक है, इसके तो मैंने बताया दो प्रमुख सूचकांक। एक जो है, जो लिख देता हूं, है ना, सॉरी, डो जोन्स इंडस्ट्रियल 30। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया है कि S&P 500। S&P 500 ये सूचकांक है, जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30, याद आ रहा होगा, वैसे ही है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और जो दुनिया के प्रमुख सूचकांक है, जैसे ब्रिटेन का हो गया ये FTSE, ये ब्रिटेन का प्रमुख सूचकांक है। ओके, फ्रांस का CAC, ब्राजील का हो गया, ये देखो ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है ना कि ये दूसरा लैंग्वेज है उनका अपना, तो जैसे बोबेस्पा। ठीक है, यानी VOVSPA जर्मनी का डैक्स और ऑस्ट्रेलिया का आल ऑर्डिनरीज। ठीक है, इटली का है MIT यानी MIBTEL। ठीक है, रशिया का है M पे होगा। साउथ कोरिया का, जैसे आपने देखा, ये साउथ कोरिया का है COSPI। जापान का है निक्की, बहुत पॉपुलर। हांगकांग का है हैंगसेंग। और ये जो सिंगापुर का है ये स्ट्रेट टाइम्स। स्ट्रेट टाइम्स के बाद जो रसिया का है ये मोएक्स और चाइना का है संघाई कंपोजिट। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो सूचकांक है ये उनमें से हैं। और जैसे शेयर बाजार उससे संबंधित, जैसे कि मैंने आपको वो भी बताया कि जैसे ओस्लो नॉर्वे, संघाई चीन, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ब्रिटेन, हैंगसेंग हांगकांग, बर्लिन जर्मनी, ये सभी शेयर मार्केट हैं। वारसा पोलैंड। तो कभी कभी पूछा जाता है, स्टेट सिविल सर्विस में पूछ लेता है प्रीलिम्स में, बांग्लादेश का ढाका, चीन का शंजेन भी है एक, और एक जर्मनी का है फ्रैंकफर्ट। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑस्ट्रिया का वियना, कनाडा का टोरंटो और पोलैंड का वारसा।
ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और यानी एनएसई और बीएसई के बारे में मैंने आपके साथ डिटेल डिस्कस किया था। अब चलो आगे देखते हैं हम थोड़ा सा ऋण पत्र के बारे में। ये ऋण पत्र क्या होता है, जरा इसे समझो। देखो भाई, ऋण पत्र भी ये कैपिटल मार्केट का, पूंजी बाजार का एक उपकरण है। ये पूंजी बाजार का एक उपकरण है जो कि बॉन्ड के तौर पे जारी होते हैं। यदि एक कंपनी या कोई औद्योगिक इकाई अपने लॉन्ग टर्म खर्चों को पूरा करने के लिए, दीर्घकालीन व्यय को पूरा करने के लिए पूंजी प्राप्त करना चाहे तो वह ऋण पत्र के माध्यम से लंबी अवधि का ऋण प्राप्त कर सकती है। इस पर भी एक मूल्य मुद्रित होता है और खरीदार जो है ऋण पत्र धारक बन जाता है। इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 365 दिनों से ज्यादा की नहीं हो सकती है और ऋण पत्र धारक को ब्याज की प्राप्ति होती है, ना कि लाभांश की। अब परिपक्व जैसे हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऋण पत्र धारक ऋण पत्र वापस कर देगा और निवेश की गई जो पूंजी है वो भी उसको वापस प्राप्त हो जाएगी। और ऋण पत्र के संदर्भ में जो अलग अलग कंपनियों के साथ अलग अलग स्तर के जोखिम संबंधित होते हैं। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऋण पत्र का साख निर्धारित करती है और ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सुरक्षित, एक दूसरा असुरक्षित। देखो, सुरक्षित ऋण पत्र के बदले कंपनी की जो संपत्ति है वो गिरवी रखी जाती है। असुरक्षित ऋण पत्र के बदले ऐसी कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखी होती है, नहीं रखी जाती है, चाहे वह ऋण पत्र सुरक्षित या असुरक्षित। ठीक है। अब देखो, असुरक्षित इन्हें ना तीन प्रकारों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपने ऋण पत्र का बेसिक चीज जान लिया कि भाई ये एक्चुअल में डिवेंचर होता क्या है। ठीक है, तो बस ये जान लो ये भी एक उपकरण ही है, लेकिन इसमें क्या है कि कंपनी पे मतलब आप इसमें निवेश करते हो और इसमें किसी भी प्रकार से जो है आपको जो शेयर है उसमें लाभांश नहीं मिलता है, बल्कि कंपनी आपसे ऋण लेती है और आपको इंटरेस्ट और आपका टाइम पीरियड के बाद, मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद आपको इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न हो जाए। अब मैंने बताया कि सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पत्र, तो पहले तो हम ये देख लें कि जो ये इनको तीन प्रकारों में क्लासिफाई किया जा सकता है वो कौन कौन से हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। दूसरा फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर, फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर। और तीसरा है भैया सेमी कन्वर्टिबल डिवेंचर, सेमी कन्वर्टिबल डिवेंचर। जरा इन्हें समझने का प्रयास करो कि एक्चुअल में ये तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। देखो, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर या अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र परिपक्वता की अवधि तक ऋण पत्र के रूप में ही ये हमेशा रहते हैं। जब तक, मतलब ये परिपक्वता की अवधि तक, मैच्योरिटी पीरियड तक ये हमेशा ऋण पत्र डिवेंचर के तौर पे ही रहते हैं। ऋण पत्र धारक को जो है निरंतर ब्याज की प्राप्ति होती है। अब ऐसे ऋण पत्र को कंपनी के शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ऐसे को नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर कहते हैं। मतलब ये अपने प्रारंभिक अवस्था में ही, प्रारंभिक अवस्था का मतलब कि आपने ऋण पत्र खरीदा था और अंतिम तक ये ऋण पत्र के ही तौर पे मिल रहेंगे और इनमें आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, राइट। एक होता है फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर। देखो, ये पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्र, एक निश्चित टाइम पीरियड बाद जो है ऋण पत्र के, ये एक निश्चित टाइम पीरियड तक तो पहले ऋण पत्र के तौर पे रहेंगे और एक निश्चित, इसके बाद उन्हें कंपनी के शेयरों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऋण पत्र धारक शेयर धारक बन जाता है और इसके उपरांत उसे कंपनी के लाभांश की प्राप्ति होती है, ना कि ब्याज की। तो कंपनी के लाभांश की प्राप्ति होती है। ठीक है। एक तीसरा है सेमी कन्वर्टिबल डिवेंचर। भाई, जो सेमी कन्वर्टिबल डिवेंचर है यानी अर्ध परिवर्तनीय ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्र हैं जिन्हें एक निश्चित समय के बाद आंशिक तौर से, आंशिक रूप से कंपनी के शेयरों में परिवर्तित कर दिया जाता है। आंशिक रूप से यह ऋण पत्र के तौर पे ही रह जाते हैं और फिर एक हिस्सा में ब्याज मिलता रहता है, जबकि जो दूसरा हिस्सा है उस पे लाभांश प्राप्त हो।
है। तो सेमी कन्वर्टेबल यानी अर्ध परिवर्तनीय ऋण पत्र, ठीक है। तो आपने ये तीनों प्रकार के डिबेंचर को समझा और देखा, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये आपने देख लिया। अगला है भारत बांड। ध्यान रखना, ये नॉन कन्वर्टेबल, ये कभी नहीं चेंज होगा, ये फुली कन्वर्टेबल, ये कंप्लीट चेंज हो जाएगा इस टाइम पीरियड बाद, और ये इसका कुछ हिस्सा ऋण पत्र के ही तौर पे रहेगा और कुछ हिस्सा शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इनमें डिफरेंसेस है। देखो, इसके बाद जो है भारत बॉन्ड, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ। देखो भाई, ये भारत का पहला जो है ये कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो इकाई है, उद्यम है, तो उन यूनिट जो है केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्रीय वित्तीय संस्थाओं और अन्य सरकारी संगठनों में बॉन्ड शामिल किए गए हैं। अब ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने इस संस्थानों के लिए पूंजी के अतिरिक्त पूंजी के एक अतिरिक्त स्रोत का इजाद किया है या उपलब्ध कराए हैं। जैसे कि इस बास्केट में स्टार्टिंग में सभी जो ए यानी ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड ऑलरेडी मैं रेटिंग एजेंसी और इनके बारे में बताया है। तो प्रत्येक इकाई का जो मूल्य है वो 1000 रुपए रखा गया है और इसमें निवेश जो है, निवेश लागत 0.0005% है। ये बॉन्ड 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की परिपक्वता की अवधियों के हैं, मतलब इतना ये 3 से ऊपर और 10 साल तक हो सकते हैं। इनका जो मैनेजमेंट है वो इनका मैनेजमेंट एक्चुअल में EDEL VEISS म्यूचुअल फंड यानी एडेलविस म्यूचुअल फंड द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो आपने भारत बॉन्ड भी देख लिया। अब अगला है परपेचुअल बॉन्ड। देखो, ये परपेचुअल बॉन्ड क्या है भाई? देखो भाई, ये वैसे बॉन्ड होते हैं जिनकी परिपक्वता की अवधि, जो परपेचुअल बॉन्ड है, इनकी परिपक्वता की कोई अवधि नहीं होती है, कोई अवधि नहीं होती है। ये लाइफ टाइम, अनंत काल तक मान्य होते हैं। जो बॉन्ड होल्डर है आजीवन इसको होल्ड कर सकते हैं, रख सकता है, उस जीवन भर ब्याज या इंटरेस्ट की प्राप्ति होती रहेगी। वहीं दूसरी ओर जो है बॉन्ड जारीकर्ता को कभी भी मूलधन लौटाना नहीं पड़ता है, उसे हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति ने बॉन्ड जारी किया है उसको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लौटाना पड़ता है। हालांकि यदि दोनों पक्ष मिलकर के पुनर्विचार करें, दोनों एक साथ बैठ के इस पे आगे बात करें, तो इस प्रकार के बॉन्ड में लॉक इन पीरियड डालकर किसी निश्चित तिथि को इसे वापस भी किया जा सकता है, लेकिन दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए, तभी लॉक इन पीरियड पड़ेगा। लॉक इन पीरियड मतलब कि ये टाइम डिसाइड कर लो भाई, है ना। तो हाल ही में जो परपेचुअल बॉन्ड समाचार में इसलिए थे क्योंकि SBI ने 2100 करोड़ के ऐसे ही बॉन्ड यस बैंक को बेचे थे, तो इस वजह से ये चर्चा में थे। तो इस वजह से क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये अनंत काल तक ये रहते हैं, अनंत काल तक। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, मतलब अनंत काल तक ये, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें इंटरेस्ट लाइफ टाइम मिलता है, लेकिन जो शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर को उसका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलता है, अर्थात जो व्यक्ति इसको इशू किया है, जारी किया है, उसको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लौटाना, ठीक है। तो आपने ये भारत, अब हम मतलब मुझे उम्मीद है कि शेयर मार्केट में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो चीजें रहेंगी, तो अभी मैं इंश्योरेंस सेक्टर पढ़ा देता हूं, और जो चीजें अगर आपको ऐसा लगे तो आप मुझसे पूछ सकेंगे और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मतलब आपको अगर कुछ लगता है कि इसमें कुछ टूट गया है, ठीक है। देखो, बाकी का मैं जैसे कि कुछ है ना, स्टॉक एक्सचेंज मैंने शॉर्ट में बताया था, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, नाम बस, और सभी को मतलब डिटेल में कि कौन क्या कैसे, इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, एक NCDEX
NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, तो यह एक अपेक्षाकृत छोटा विनिमय है और MCX की तरह ही यह एक कमोडिटी आधारित स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अभी कमोडिटी मार्केट में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो ये जो है ये एक्सचेंज 2003 में वापस स्थापित किया गया और इसे लगभग 900 जो पंजीकृत सदस्य हैं, इनमें से 25 लाख ग्राहक आधार मतलब इसका आधार है। अब NCX जो है ये दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, ये जो 7 मेट्रो शहर हैं, 7 मेट्रो सिटीज हैं, इनमें इसकी मौजूदगी है। और यदि आप स्टॉक ब्रोकर की तलाश में हैं तो जो NCDEX है इसका सदस्य है, तो आप कृषि और गैर कृषि दोनों स्थित वस्तुओं के व्यापार इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा है। इसके साथ साथ इसमें से देखो जहां तक मुझे इसमें से समझ आ रहा है कि इस शेयर मार्केट के अंतर्गत सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, इसमें कुछ बताने को नहीं रह गया है। मैंने आपको बाकी का कई जो स्टॉक एक्सचेंज है इनके नाम के बारे में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया था आपसे। एक थोड़ी सी मध्यस्थहीनता एक शब्द आता है, इसे भी आप देख लो, मध्यस्थहीनता। देखो, बैंकिंग का जो अध्याय पढ़ने के बाद हमें एक चीज तो आइडिया लग गया कि बैंकिंग बड़ा चैप्टर था, और आप ये आइडिया लगा सकोगे कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है, देखो ये हमारा जो इस कोर्स का स्टैंडर्ड है वो स्टेट सिविल सर्विस और यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स डेडिकेटेड, और स्टेट सिविल सर्विस प्रीलिम्स और मेंस, इवन यूपीएससी में भी मेंस में उतना ही काम आएगा। तो बैंकिंग सिस्टम जो ऐसा हमारा एक चैप्टर था कि ये वनडे एग्जाम से लेकर के ऊपर तक, तो ये आपको बैंकिंग सिस्टम आसानी से याद भी हो गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अब देखो जनता मध्यस्थहीनता, देखो जनता और अर्थव्यवस्था के बीच वित्तीय माध्यम की भूमिका जो है वो बैंक निभाते हैं। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत जो बैंक होते हैं, भाई जनता एक तरफ है और एक तरफ अर्थव्यवस्था, तो इनके बीच वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। वह स्थिति कैसी होगी जब इस मध्यस्थ को हटा दिया जाए। अंदाजा लगाइए कि अगर कोई मीडिएटर ही ना हो तो वह स्थिति कैसे होगी। और अर्थव्यवस्था में कंपनियों को जनता से सीधे धन इकट्ठा करने की छूट दे दी जाए तो इससे पूंजी बाजार में मध्यस्थहीनता कहेंगे, क्योंकि कोई मीडिएटर नहीं है। तो जो कैपिटल मार्केट में इसको मध्यस्थहीनता कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखो ईपीएफ वगैरह, आईपीओ, एफपीओ वगैरह मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। जो है डेरिवेटिव से थोड़ा सा देख लो। डेरिवेटिव्स देखो, यह पार्टियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका मूल्य एक अंतर्निहित वित्तीय संपत्ति पर बेस्ड होता है, और इस तरह के जो अंतर्निहित उपकरणों में जो बॉन्ड, कमोडिटीज, मुद्राएं ये हैं, इनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। इनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बॉन्ड ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, बिल भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डिबेंचर। ठीक है, शेयर जो पूंजी है इसके बारे में भी हमने स्टार्टिंग से डिटेल में ही डिस्कस किया था। तो ये जो है हमारा मतलब शेयर मार्केट हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं जो बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं भाई इंश्योरेंस सेक्टर। चलो देखो भाई, अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी घटक जो जोखिम या रिस्क को कम करे उसको इंश्योरेंस कहा जाता है। मतलब कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो रिस्क फैक्टर को क्या करे, कम करे, जो रिस्क फैक्टर है इसका असेसमेंट करे, इसको देखे, इसको मतलब इसको ऑर्गेनाइज करे और उसके साथ साथ इसके साथ निपटे या इसको कम करे, वो बीमा क्षेत्र कहलाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा पॉपुलर जो है कि बीमा किसी भी बीमा कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली एक सर्विस है। जो इंश्योरेंस है, कोई भी जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली एक सर्विस है, जो कि यह सर्विस दो प्रकार की होती है। एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, और दूसरा होता है सिंपल साधारण बीमा। यहां देखो, जीवन बीमा दुर्घटना से मृत्यु तक का जो जोखिम वहन करता है, और वही साधारण बीमा जिसे गैर जीवन बीमा भी कहते हैं, ये परिसंपत्तियों से जुड़े जोखिम का बीमा करता है।
जो परिसंपत्ति हैं उनके रिस्क को ध्यान में रखते हुए उनको क्या करता है, मतलब जो जोखिम है उनका बीमा करता है। इसे पॉलिसी धारक को बीमा के लिए जो है इसमें से आप देखोगे किस्त स्वरूप भुगतान करना पड़ता है और उसे प्रीमियम कहा जाता है। जो किस्त दिया जाता है उसको प्रीमियम कहलाता है। तो आप तो ये बीमा का जो बेसिक चीज है वो समझा। अब भाई बीमा उद्योग के बारे में थोड़ी सी बात करें। देखो बीमा का भारत में इतिहास काफी पुराना रहा है। अब जैसे कि अगर हम इसके बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो मनुस्मृति जो कि मनु और याज्ञवल्क्य जो है धर्मशास्त्र हैं और एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बहुत कम ही संबंधित है, वो पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र की रचनाओं में भी कहीं ना कहीं बीमा का मतलब है, डायरेक्टली बीमा नहीं लेकिन इनका उल्लेख मिलता है। इन रचनाओं में बीमा का उल्लेख जो है संसाधनों के संग्रह के तौर पे किया गया है, क्योंकि जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि बीमा इसको जो संसाधन है उसको संग्रह के तौर पे और उनका पुनर्वितरण संकट के समय अगर कोई क्राइसिस आता है, जैसे कि अग्निकांड हो गया, मान लो बाढ़ हो गया, महामारी हो गया, अकाल, तो इस टाइम किया जा सके। अब आज के जो बीमा की अगर हम बात करते हैं तो जो ये एक मतलब ये समझो कि प्रिकॉशंस रहा है। भारत के प्राचीन इतिहास में जो समुद्री व्यापार ऋणों और वाहक संविदाएं जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इसके तौर पे बीमा के आदि स्वरूप को भी देखा जा सकता है। समय बीतने के टाइम पीरियड, एक निश्चित टाइम पीरियड बाद इसमें से आप देखोगे कि भारत में बीमा का जो विकास है वो एक प्रॉपर जो है ये दिशा को ध्यान में रखते हुए और जैसे कि एक निश्चित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इसका विकास जो है मॉडर्न टाइम पे हुआ। अब खासकर अगर बात करें जो आज का जो बीमा, जैसे जो इसका मतलब ये समझो कि जो बीमा का तरीका है तो हम विशेषकर जो है खासकर ब्रिटेन का अनुसरण करते हैं, ब्रिटेन को फॉलो करते हैं। देखो भाई आप एक होता है भारतीय, मैं थोड़ा सा आपको LIC के बारे में बता दूं, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, परेशान नहीं होना है। देखो भाई भारत में जो है, पहले इसी को बता देते हैं फिर मैं LIC के बारे में और ये सब बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलो देखो भैया, भारत में जब बीमा क्षेत्र को निजी निवेश के लिए 1990 में खोला गया और तब यह एक विनियामक की आवश्यकता पड़ती थी, रेगुलेटरी की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि कोई अगर आपका मान लो कोई सेक्टर है और फल फूल रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसा मतलब एक बॉडी होनी चाहिए। तो जो है मतलब ये जो विनियामक की आवश्यकता, रेगुलेटरी की आवश्यकता पड़ी, तो इसके लिए विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, यानी इसके लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई। यही इंश्योरेंस सेक्टर को क्या करने लगी, ये उसकी रेगुलेटरी बॉडी हो गई। इसका उद्देश्य 1990 में IRDAI अधिनियम जो है मतलब पारित किया गया और इसके बाद जो है इसका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में रखा गया और वर्तमान में जो इसके चेयरपर्सन हैं वो सुभाष चंद्र कोनाटिया, ये IAS हुआ करते थे, वही इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं नहीं, यही इनका नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि भाई जो बीमा क्षेत्र है इसको प्रॉपर दो हिस्सों में आप क्लासिफाई कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा और दूसरा होता है जनरल बीमा या सामान्य बीमा। देखो जीवन बीमा के अंतर्गत मृत्यु के प्रति, ध्यान से सुनना, जीवन बीमा के अंतर्गत मृत्यु के प्रति जो आश्रित हैं तो आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा दी जाती है। जबकि अन्य सभी बीमा में आप देखोगे योजनाओं को, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा हो गया, वाहन बीमा हो गया या कोई और बीमा हो गया, ये सामान्य बीमा के अंतर्गत इनको रखा जाता है और इसमें से प्रॉपरली जो है संपत्तियों के रिस्क फैक्टर को असेसमेंट करते हुए इंश्योरेंस दिया जाता है और इसमें से प्रॉपर एक जो पैसा लिया जाता है प्रीमियम, किस्त, उसको प्रीमियम कहा जाता है। इन दोनों ही क्षेत्रों में लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में जो विदेशी निवेश की अनुमति जो है 49%, जो विदेशी निवेश है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये 49%।
अब बजट 2000 पहले की मैं बात कर रहा हूं 49% हुआ करता था। बजट 2021-22 में इस सीमा को इनहांस करके इसको 74% कर दिया गया है। कितना? 74%। और अब यही कारण है कि भारत में जितनी भी विदेशी बीमा कंपनी है सभी एक भारतीय कंपनी के साथ जरूर वो जुड़ी होंगी या उनके साथ पार्टनर होंगी। क्यों? क्योंकि 100% तो यहाँ विदेशी निवेश है नहीं है, तो उन्हें कोई ना कोई तो भारतीय पार्टनर तो चाहिए ना। तो इस वजह से आप देखोगे बीमा जितनी भी बाहरी कंपनी है वो भारत की कोई ना कोई कंपनी के साथ टाई अप करके रखी होंगी। जीवन बीमा को जो लाइफ इंश्योरेंस है इसको अगेन दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो होता है पारंपरिक बीमा यानी जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस, और दूसरा होता है यूलिप, आपने सुना होगा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मैं दोनों के बारे में समझा देता हूं। लाइफ इंश्योरेंस जो है, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस तो ठीक है, जो पारंपरिक बीमा है, जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस है, पारंपरिक बीमा में जो बीमा धारक बीमा कंपनी को जो प्रीमियम अदा करता है उसे बीमा कंपनी जो है बिल और बॉन्ड जैसे प्रतिभूतियों में निवेश करती है। मतलब पारंपरिक बीमा के अंतर्गत जो व्यक्ति पैसा निवेश करता है वो बीमा कंपनी बॉन्ड और जो प्रतिभूतियां हैं उसमें निवेश करती है, ब्याज भी प्राप्त करती है। ऑब्वियसली जब निवेश करेगी तो ब्याज प्राप्त करेगी, और इस धनराशि का प्रयोग बीमा कंपनी शेयरों में निवेश के उद्देश्य से नहीं कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या कहते हैं लाइफ का ही सवाल है, तो शेयर मार्केट बहुत फ्लैक्चुएट होता रहता है। इसके चलते जो है जो बीमा कंपनी शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकती है। बीमा धारक को एक निश्चित लाभ सुनिश्चित करती है जो इंश्योरेंस होल्डर है। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल बीमा। दूसरा यूलिप। देखो यूलिप क्या है? यूलिप के तौर पे बीमा धारक से प्राप्त किए गया जो प्रीमियम है, जो किस्त है, इसको बीमा कंपनी मुख्यतया शेयर बाजार में निवेश करती है, और इससे जो उत्पन्न लाभ है वो शेयर बाजार पर ही आधारित होता है। और एक्चुअल में यही मसला हो गया था। तो आपने सुना होगा, हालांकि 2010 की बात है, कि जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, और IRDAI जो कि किसको लीड करती है? इंश्योरेंस सेक्टर को। तो इसी जो थर्ड वाला है यूलिप के चलते इसमें क्या हो गया था भाई, एक विवाद ठहर गया था। विवाद क्या था? विवाद के बारे में भी सुन लो, क्योंकि पूछा जा सकता है। विवाद नहीं पर्टिकुलर, लेकिन इससे संबंधित कोई इशू बना सकता है, पूछ सकता है। देखो वर्ष 2010 की बात है, सेबी ने अचानक से यूलिप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ध्यान से सुनना, सेबी ने यूलिप्स भी, यूलिप्स का क्या काम है, मतलब यूलिप्स के अंतर्गत क्या होता है कि भाई जो पैसा प्रीमियम होता है ना ग्राहक का, वो पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। अब जो सेबी है वो शेयर मार्केट का बॉस है, तो सेबी ने यूलिप पर बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और सेबी ने कहा कि भाई यूलिप जो है म्यूचुअल फंड की ही तरह है, क्योंकि आप शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हो, तो इसके माध्यम से जो प्राप्त धनराशि बीमा कंपनियां शेयर बाजार में ही निवेश करती हैं, यूलिप के माध्यम से जो प्राप्त पैसा होता है, और इसका संचालन सीबीआई के अंतर्गत, सॉरी सेबी के अंतर्गत आना चाहिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट का वो बॉस है। तो इस अचानक लगाए गए प्रतिबंध की वजह से जो बीमा क्षेत्र था, इंश्योरेंस सेक्टर था, इसमें अनिश्चितताएं उत्पन्न हो गई। और किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसा होता है तो तुरंत से धड़ाम से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मार्केट वो गिर जाता है, उससे संबंधित मार्केट गिर जाता है। अनिश्चितताएं उत्पन्न होने के चलते अनिश्चितताएं उत्पन्न हुई तो ये संभावना बनी कि भाई ये मार्केट नीचे गिरेगा। अब इसके अंतर्गत बीमा का देखो लाभ भी प्राप्त होता है। यूलिप्स का संचालन IRDA के पास होना चाहिए, ये IRDA कह रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसका मानना था कि भाई जो IRDA का मानना ये था कि यूलिप्स जो है म्यूचुअल फंड से डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो बीमा का लाभ है वो प्राप्त होता है, इस वजह से ये म्यूचुअल फंड से डिफरेंट है। वो उसका अपना मतलब स्टैंड था। तो वित्त मंत्र, अब देखो भारत सरकार की दो बॉडी हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र की बॉस हैं, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ये दोनों जो रेगुलेटरी बॉडी हैं, इनके बीच विवाद ठहर गया, विवाद उत्पन्न हो गया। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको सुलझाने के लिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा।
और निर्णय जो है IRDA के पक्ष में लिया गया। तो विभिन्न विनियामकों के बीच ऐसे विवाद दोबारा उत्पन्न ना हो, इनको ध्यान में रखते हुए इसके उद्देश्य से वर्ष 2011 में जो न्यायमूर्ति BN श्री कृष्णा, जो कि पूछा जाएगा और मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन स्टेट सिविल सर्विस का ये पैट क्वेश्चन रहा है, इवन UPSC का भी। तो देखो, किसी भी सरकार की दो बॉडी के बीच कोई डिस्प्यूट ना हो, विवाद ना हो, तो एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी का नेतृत्व जो है न्यायमूर्ति BN श्री कृष्णा के नेतृत्व में हो रही थी। इसी को फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन FSLRC यानी वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की स्थापना करी गई। ठीक है, तो FSLRC में आगे डिटेल से समझाऊंगा कि FSLRC क्या है। बस ये ध्यान रखना कि जो कमेटी बिठाई गई थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये एक स्टेटमेंट तो ये पक्का रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये अपनी चीजों को देखा। ठीक है, अब देखो वस्तु इसमें से थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें से जैसे भारतीय जीवन बीमा बता देता हूं, LIC के बारे में थोड़ा आपको। ठीक है, देखो भाई, भारत में जीवन बीमा क्षेत्र को सरकार के द्वारा 1956 में इसको नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया और देश में क्रियाशील करीब 245 देशी और विदेशी जो जीवन बीमा कंपनियां थी, इनका अधिग्रहण कर लिया गया और एक सरकारी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस जो है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया, गठन किया गया, जो कि LIC के नाम से पॉपुलर है। आप जानते हैं LIC हर बच्चा जानता है। और इसी के साथ देश में इस क्षेत्र में निजी कंपनियों के खुलने पर रोक भी लगा दी गई। अब भारत सरकार अपनी सीमा जो है, तो देखो भारत सरकार पूरी तरीके से यहाँ डोमिनेट कर रही थी, तो अपनी बीमा कंपनियों को एक निवेशक संस्थान यानी इन्वेस्टमेंट जो है इंस्टीट्यूशन मानती रही है कि भाई एक निवेशक संस्थान है और यह वित्तीय क्षेत्र के पूंजी बाजार का अंग है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा। अब इसके राष्ट्रीयकरण के जो है मुख्यतः दो लक्ष्य थे। पहला तो ये था कि बेहतर सामाजिक सुरक्षा, मतलब जो है इसमें से सोशल सिक्योरिटी की बात थी और जीवन बीमा के संदेश का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। वहीं दूसरा ये था कि भाई जो लोगों की बचत और प्रीमियम स्वरूप को राष्ट्र निर्माण में लगाना है और उनको सशक्त बनाना है। भारत के नियोजित विकास में LIC देश का सबसे बड़ा निवेशक रहा और ये सरकारी प्रतिभूतियां जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसकी खरीदारी करता रहा, जिससे सरकार द्वारा अपनी योजनागत व्यय को पूरा किया जाता रहा और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा देखा। अब वही साधारण बीमा में आप देखो, साधारण बीमा जो है ना, ये 1971 में सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों का नेशनलाइजेशन कर दिया और 107 भारतीय और विदेशी कंपनियों को मिलाकर के साधारण बीमा के क्षेत्र में सक्रिय किया गया। इन्हें मिलाकर एक सरकारी बीमा कंपनी साधारण बीमा निगम का गठन किया गया। आपने सुना होगा GIC, जनरल इंश्योरेंस जो है कॉर्पोरेशन, GIC, ये क्या है? साधारण बीमा निगम। तो 1 जनवरी 1973 में अपनी 4 धारक कंपनियों के साथ ये कार्य करना GIC ने शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें से संबंधित जैसे कि एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी मैं आपको कुछ बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी इसको नेशनल इंश्योरेंस। दूसरा है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ओके, ओरिएंटल फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंश्योरेंस इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो सुधारों के तौर पे ये जो 4 मैंने बताया, ये 4 बॉडी को मिलाकर के उसने काम करना शुरू किया। इस दौर में इस क्षेत्र में 2 परिवर्तन भी सामने आए। नवंबर 2000 में, इन्हें मैं लिख देता हूं, नहीं फिर आप जो 4 मैंने बताई, क्योंकि ये पूछा जा सकता है साधारण बीमा के अंतर्गत इसके जो कंपोनेंट, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा न्यू इंडिया इंश्योरेंस
कंपनी लिमिटेड, तीसरा ओरिएंटल फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब भाई सुधारों के दौर में इस क्षेत्र में मेजर 2 चेंजेस हुए। 1 नवंबर 2000 में जीआईसी को भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के तौर पे अधिसूचित किया गया। इसका नाम जो है बदल दिया गया और इसको जीआईसी आरई रखा गया। ठीक है, यानी पुनर्बीमाकर्ता के तौर पे इसको लिस्टेड करवाया गया। वहीं मार्च 2000 में जीआईसी को जो चारों सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की धारक कंपनियों की हैसियत से इनको मुक्त कर दिया गया, ये फ्री हो गई। तो ये चेंज आता है। अब वे चारों कंपनियां सीधे भारत के स्वामित्व के अधीन हैं, भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन आती हैं। ठीक है, फिर आता है AICIL। AICIL दिसंबर 2000 में कृषि बीमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कृषि बीमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम की स्थापना करी गई, सार्वजनिक क्षेत्र की, ठीक है, पब्लिक इकाई की, और नाम रखा गया एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, AICIL एग्रीकल्चर लिख देता हूं, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के द्वारा इस देखो, अब ये जो उपक्रम ने अप्रैल 2003 में कार्य करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, इसकी स्थापना 2002 में होती है। ठीक है, और 3 में ये कार्य करना शुरू कर दिया। किसानों की सहायता को समर्पित इस कंपनी का उद्देश्य एक टिकाऊ बीमांकी जो है, तो एक टिकाऊ व्यवस्था को बनाना था बीमा से संबंधित। अब इस प्रकार वर्ष 1990 में शुरू की गई जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, आपने सुना होगा एक नाम बहुत पॉपुलर, NAIS, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो इसका संचालन जो है इसी को सौंपा गया, और ये भी स्टेट सिविल सर्विस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो AICIL को संचालन सौंपा गया। अब इस बीमा योजना को फरवरी 2016 में, ये जो बीमा योजना थी फरवरी 2016 में शुरू की गई। नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसको समाहित कर दिया है। अब इस नई कृषि योजना का संचालन AICIL द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, तो जो ये पहले से योजना थी प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अंतर्गत इसको समाहित कर दिया। ठीक है, तो आपने इसके बारे में देख लिया। देखो, जो AICIL है, ये सार्वजनिक क्षेत्र जो है बीमा कंपनियों और विकास वित्त संस्थानों यानी DFIs का एक ज्वाइंट उपक्रम है। ठीक है, ज्वाइंट यूनिट है। इसमें GIC की शेयर धारिता करीब 35% है, नाबार्ड की 30% है, और चारों जो सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की शेयर धारिता इसमें 8.75% है, प्रत्येक की 8-7 मतलब करीब 32 के आसपास है। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के कुछ इश्यूज मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्या है बीमा सुधार, इंश्योरेंस रिफॉर्म। देश में चल रहे जो आर्थिक यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, तो वित्तीय सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत अप्रैल 1993 में भूतपूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा, तो मतलब RN मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में एक बीमा सुधार समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट और सलाह जनवरी 1994 यानी 1 साल बाद दिया।
इसके सुझाव क्या थे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये कि बीमा क्षेत्र का जो विनियंत्रण है, तो इसको जो मतलब भारतीय और विदेशी निजी क्षेत्र की कंपनियों को बीमा क्षेत्र में निवेश दिलाना, और IRDAI अधिनियम है जो, तो इसमें पारित करने के ही समय सरकार ने 1999 में इस काम को अंजाम दे दिया था। अब मतलब इसका वो जैसे कि 1994 में जो सुझाव दिए गए, तो इसे मान लिया गया पहला सुझाव। जो लाइफ इंश्योरेंस है और जो जनरल इंश्योरेंस है, तो इनका पुनर्गठन करके सरकार की हिस्सेदारी कम करके 50% कर दी जाए, और 2012 के अंत में सरकार ने LIC के शेयरों की बिक्री शुरू की, लेकिन केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को, जिसका मतलब इसमें से जिसको स्वागत किया जाना चाहिए, उनको ही इसका शेयर दिया जाना चाहिए। GIC का इसके नियंत्रण के अधीन जो 4 कंपनियां हैं, तो उनसे संबंध विच्छेद कर देना चाहिए, ठीक है। और इसी के आधार पे उनको क्या किया गया, इनका जो 3rd समिति का रिकमेंडेशन था, तो इनको 2000 में चारों कंपनियों को मुक्त कर दिया गया GIC से, जो कि मैंने अभी ये चारों कंपनियों के बारे में आपसे बताया था, ये जो चारों कंपनियां थी, ठीक है। इसके साथ आप देखोगे जो बीमा नियंत्रक है, जो कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस है, इसके सर्वेक्षक जो सुपरवाइजर्स को लाइसेंस देने के अधिकार और उसका समापन, जो कि वर्ष 2000 में ही लागू हुआ। शुल्क सलाहकारी समिति जो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी है, इसको पुनर्संरचना इसका करना चाहिए। बीमा क्षेत्र के निगमन के लिए जो है, तो वर्ष 2000 में IRDA को ही स्थापित किया गया। तो ये सारा सब कुछ है। IRDA के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, लेकिन थोड़ा मैं इसमें डिटेल बता देता हूँ। विवाद बताया है मैंने, IRDAI। देखो, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, IRDA, तो ये जो IRDA है, यानी भारतीय बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए सरकार के द्वारा 2000 में ही, वर्ष 2000 में बीमा नियमन विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना करी गई। IRDA अधिनियम को सन 1999 में पारित किया गया था, और इसके लिए एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों की व्यवस्था, इसमें पहले एक चेयरपर्सन, मतलब चेयरपर्सन, और इसमें 5 अदर मेंबर, इसकी व्यवस्था है। अब 2 इसमें से दो सदस्य पूर्णकालिक और 3 सदस्य जो अंशकालिक है, जिनकी नियुक्ति मनोनयन जो है, नॉमिनेशन भारत सरकार करती रही है। यह प्राधिकरण का जो हेडक्वार्टर है, वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और वर्तमान में भारत में कुल 54 बीमा कंपनियां कार्यरत हैं, जिसमें से 24 कंपनियां जीवन बीमा और 30 कंपनियां जो है गैर जीवन बीमा, यानी सामान्य इंश्योरेंस के अंतर्गत जुड़ी हुई हैं। इसमें से एक सार्वजनिक क्षेत्र की जो जीवन बीमा कंपनी है LIC, 4 सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसमें से विशेष बीमा कंपनी AICIL, जो एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपरली, ठीक है। और इसमें से एक और है EC, लिख देता हूं, ECGC, ठीक है। ये विशेष बीमा कंपनियां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्वित्त कंपनी GICRE, और 10 विदेशी पुनर्वित्त जो कंपनियां इसमें से शामिल हैं। बीमा क्षेत्र में सरकार द्वारा अभी तक जो है, मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई पहले 49% का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति थी, लेकिन बजट 2021-22 में इसको 49% से बढ़ा करके इसको 74% कर दिया गया है। वहीं जो बीमा मध्यवर्ती संस्थाओं में इसकी जो अनुमति है, वो 100% के आसपास कर दी गई है। अब देखो, री इंश्योरेंस का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसे समझ लो। बीमा एक बहुत ही रिस्की भरा व्यवसाय है, इंश्योरेंस बहुत रिस्की भरा। बीमा कंपनियां जहां बीमा पॉलिसी धारकों को जोखिम को सुरक्षा प्रदान करती हैं, वहीं वे स्वयं काफी उच्च वित्तीय जोखिम वहन करती हैं। और इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए जो है पुनर्बीमा व्यवसाय का उदय हुआ। पुनर्बीमा कंपनी वास्तव में बीमा कंपनियों को उनके वित्तीय जोखिम को बीमित करने का अवसर उपलब्ध करवाती है, तो इसको पुनर्बीमा कंपनी कहते हैं। अब देखो, पुनर्बीमा कंपनी की अनुपस्थिति में किसी देश में बीमा क्षेत्र का उचित विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार, देखो
भारत सरकार के द्वारा बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को जो प्रवेश करने की अनुमति जो है वो 1990 में, और सरकार के द्वारा स्वयं ही पुनर्बीमा क्षेत्र में जो है ये कदम बढ़ाया गया और सार्वजनिक क्षेत्र जो पुनर्बीमा कंपनी GICRE की स्थापना वर्ष 2000 में करी गई और यह आज विश्व की अग्रणी पुनर्बीमा कंपनियों में से एक मानी जाती है। इसका अधिनियम भी IRDA के अंतर्गत होता है, ठीक है। और भारत में पुनर्बीमा जो प्रवेशन है तो इसमें से जो पेनिट्रेशन है ये काफी खराब रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इस व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का ना होना और इस क्षेत्र में विकास और विस्तार के लिए जो IRDA ने वर्ष 2015 के अंत में विदेशी कंपनियों में प्रवेश के लिए भी खोलने की घोषणा करी गई और अप्रैल 2021 में देश में कुल जो 10 विदेशी बीमा जो पुनर्वित्त कंपनियां कार्यरत थीं, जिसमें से विश्व की 3 कंपनियां शामिल थीं। विश्व की सबसे बड़ी जो कंपनी जर्मनी की एक कंपनी है म्यूनिख रे, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी स्विट्जरलैंड की है स्विस रे, और तीसरी जो सबसे बड़ी जो कंपनी है पुनर्वित्त कंपनी, ये री मतलब वही है रे, मैं बोल देता हूं, और एक जर्मनी की है हनोवर रुक SE, ठीक है। तो ये जो है तीसरी विश्व की सबसे बड़ी पुनर्वित्त जर्मनी की कंपनी है, ठीक है। अब जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट जो है गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी DICGC, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC। देखो भाई, DICGC का गठन जो है ये जमा बीमा निगम 1962 और ऋण गारंटी निगम 1971। जमा बीमा निगम 1971 में जो मैंने आपको बताया, ये ऋण गारंटी निगम। जमा बीमा की शुरुआत जमाकर्ताओं की सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता, बैंकिंग व्यवस्था में भरोसा बहाल रखने और जमा राशि जुटाने के उद्देश्य से करी गई थी। वहीं दूसरी जो क्रेडिट गारंटी निगम है तो इसकी स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि जो उपेक्षित क्षेत्रों की जो ऋणों की जरूरत की पूर्ति की जा सके। जो उपेक्षित क्षेत्र हैं जहां लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं, वहां पैसा डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जहां पे उनका साफ स्वच्छ इतिहास नहीं होता है, तो बैंकों को उन ग्राहकों को ऋण देने के लिए तैयार करना था जो कि ऋण प्राप्त करने में इतने सक्षम नहीं थे। तो इस विलय के पश्चात जो है DICGC जो है तो इसके द्वारा ऋण गारंटी की तरफ से एकाग्र हो गया, और इसके पीछे कारण यह था कि भाई ज्यादातर बैंक जो है नेशनलाइज्ड बैंक है, और जो वित्तीय क्षेत्र सुधार की 1990 के दशक में सुधार के बाद ऋण गारंटी को धीरे धीरे जो है फेज आउट किया जाने लगा। अब निगम को ध्यान में जो जमा बीमा के मुख्य कार्य हैं वो केंद्रित हो गया ताकि अफरा तफरी को रोक करके इसको स्टेबलाइज किया जा सके। अब प्रणालीगत जोखिमों को यहाँ पे कम किया जाएगा और वित्तीय जो स्टेबिलिटी है इसको सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार के द्वारा जो है 1 फरवरी 2020 को बैंक जमाओं पर मिलने वाले जो बीमा है तो इसकी सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए की घोषणा करी गई है। हालांकि इस विषय पर जो चर्चा है पिछले वर्ष 2 वर्षों में जारी थी, और इसकी तत्कालिक घोषणा हाल ही में जो पंजाब एंड महाराष्ट्र सरकारी बैंक है यानी PMC बैंक, तो उनमें बहुत अनियमितताएं सामने आई हैं। उनकी अनियमितताओं की जो पृष्ठभूमि को देखा गया और जमाओं पर दिए जाने वाले बीमा के लिए जमाकर्ताओं के द्वारा ये जो प्रीमियम नहीं दिया गया, तो वैसे बैंकों को इस सेवा के लिए RBI की जो DICGC
जीसी जो है तो इसको एक नाम मात्र यानी नॉमिनल का प्रीमियम देना पड़ता है, और विदेशी सरकारों जैसे केंद्र और राज्य सरकारें और अंतर बैंक जमाओं को छोड़कर ये जो बीमा सेवा है ये देश में कार्यरत सभी बैंकों, चाहे सरकारी, निजी या फिर विदेशी या सहकारी, उनको जमाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो इसका ये मसला रहा है। अब देखो भाई, जमा और जो जमा प्राप्त बीमा और साख गारंटी की वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2017-18 में एक वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल लाया था। इस विधेयक पर एक उपबंध की काफी आलोचना भी हुई थी, आपको याद होगा। इसकी वजह से मतलब इसके कारण, इसके अनुसार असफल बैंकों की जो अभिदेयताएं हैं यानी जमाएं, तो उसका अवलेखन यानी राइट डाउन का प्रावधान किया गया था, और इस उपबंध को हितधारकों द्वारा बेल यानी जो वो है तो इस पे से बेल पर मतलब उपबंध के तौर पे व्याख्या करी गई थी। तो ये सारी चीजें थी। अब भारत में 1991 में बैंक जमाओं पर 1 लाख रुपए के जो बीमा का प्रावधान था, और इसी बीच 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट जो आया, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, तो बहुत सारे देशों द्वारा जो जमा बीमा था तो इसकी राशियों को इनहेंस किया गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां इसको बढ़ा करके $2.5 लाख कर दिया गया, वहीं यूके में भी इसको बढ़ा दिया गया था, करीब 1.25 लाख नहीं, थोड़ा कम था, 1,15,000 के आसपास था, तो इतना डॉलर किया गया। तो ये सारी चीजें रही हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित अब निर्यात गारंटी जो ईसीजी, दूसरा टर्म देख लो आप, ईसीजीसी यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इससे भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बना सकता है। इससे लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछा गया, फिर नहीं पूछा गया, 15-16 में इससे क्वेश्चन आया। भारतीय कंपनियों की वैदेशिक परियोजनाओं को आयात करने वाले देशों में अनेक जो राजनीतिक और वाणिज्यिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। देखो कई बार क्या होता है, जो भारतीय कंपनियों को जो विदेशी जो परियोजनाएं हैं तो उनको आयात करने वाले देशों में कई बार पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो जाती है, कई बार जोखिम बढ़ जाते हैं, जो कमर्शियल जोखिम है तो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे जो प्रतिष्ठानों को यथेष्ट बीमा आवरण प्रदान करने के लिए सरकार ने जो है ईसीजीसी यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन की स्थापना करी। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, और मध्यम और दीर्घकालीन निर्यातों के लिए ईसीजीसी की मतलब ये कार्य करता है। ईसीजीसी की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये मतलब लंबी भुगतान अवधि जैसे कि मामलों में शुद्ध वाणिज्यिक जोखिमों को आच्छादित करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, जो शुद्ध जोखिमों से भरे हुए होते हैं। तो इसमें एक ये ईसीजीसी को लेकर के समस्या आती है। नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस जो अकाउंट है यानी एक दूसरा सब हेडिंग, इसे भी बता देता हूं, NEIA। ये भी NEIA क्या है, इससे राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता कहते हैं, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता। देखो भाई, इसकी सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मार्च 2006 में इसकी स्थापना की, ताकि मध्यम यानी मीडियम और लॉन्ग टर्म जो निर्यात है तो उन मामलों को बढ़ाया जा सके, जहां की यानी जो ईसीजीसी है तो अपने स्तर पर बीमा आवरण प्रदान करने में शुद्ध वाणिज्यिक कारणों में ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो शुद्ध वाणिज्यिक फैक्टर थे, जो रिस्क थे, उसको ये आच्छादित नहीं करती थी, उसको ये सेटल नहीं करती थी। तो इसके लिए ये NEIA यानी राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता यानी नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट की व्यवस्था करी गई। अब इस खाते में 66 करोड़ रुपए का जो है एक कॉर्प्स प्रदान किया जाता है, तैयार किया गया, जो कि 2007-8 में इसको बढ़ा दिया गया, और करीब 246 करोड़ का ये हो गया था। 11वीं पंचवर्षीय जो योजना थी तो उसमें 2007 से 12 तक इसको बढ़ा करके करीब 2000 करोड़ का ये कॉर्प्स कर दिया गया था। ठीक है, अब देखो जो है ये NEIA है, इसके संसाधन होंगे कॉर्प्स, प्रीमियम आय, ब्याज आय और सभी दावों के भुगतान की वसूली हो सकेगी। ठीक है, प्रावधान के अनुसार जो कॉर्प्स के 10 गुना राशि के बराबर एक्सपोजर यानी NEIA द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी इससे संबंधित जो मैटर रहे हैं NEIA से संबंधित, इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा
इसमें से नहीं पूछा जाएगा। एक बीमा प्रवेशन और घनत्व, इंश्योरेंस जो है पेनिट्रेशन और डेंसिटी की बात होती है। देखो बीमा क्षेत्र की वृद्धि की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माप बीमा जो प्रवेशन है, जो पहुंच है, जो पेनिट्रेशन है, इसके आधार पर करी जाती है। अब बीमा पहुंच को सकल घरेलू उत्पाद और बीमा प्रीमियम के अनुपात के तौर पे इसको परिभाषित किया जाता है। उसी प्रकार बीमा घनत्व जो है अन्य जो कुछ इसकी मान्य कुछ कसौटी है, जैसे कि कुल आबादी और बीमा प्रीमियम के अनुपात के तौर पे इसको परिभाषित किया जाता है। अब मान लो कि तुलना की सुविधा के लिए यूएस डॉलर में अगर इसको मापा जाता है और भारतीय बीमा व्यवसाय अल्प बीमा पहुंच के कारण ये कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, क्योंकि आप देखोगे इसमें से जो अल्प बीमा पहुंच है यानी पेनिट्रेशन बहुत अधिक नहीं है। एक आंकड़ा 2019 में आया था, उसमें कहा गया था कि भारत में बीमा जो पेनिट्रेशन है, बीमा घनत्व की स्थितियां बहुत पुअर हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि भाई जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन वर्ष 2019 में ये बीमा पेनिट्रेशन 3.76% था, जो कि यही 2001 में 2.71% से अधिक था। लेकिन 2009 के अपने ये सर्वोच्च स्तर पे था 5.25% में, मतलब हालांकि ये काफी कम है अब। और जो जीवन बीमा क्षेत्रों में 2.8%, गैर जीवन बीमा श्रेणी के जो है 0.94%, और इस वर्ष को जो है वैश्विक बीमा प्रवेशन 7.23% जो है वो रखा गया था, मतलब एक लैंडमार्क रखा गया था। जीवन श्रेणी में इसको 3.5% यानी 3.3%, गैर जीवन श्रेणी में 3.38%। इस मामले में 2019 में मलेशिया, थाईलैंड, चीन की स्थिति भारत से बहुत अच्छी थी, जिसके कारण जो बीमा पेनिट्रेशन है 4.72, 4.99, 4.32% था। और भारत का बीमा प्रवेशन जो है गैर जीवन श्रेणी में विश्व और दूसरे देशों की तुलना में प्रोबेबली कम रहा है। इसका कारण यह है कि यहाँ पे जागरूकता का बहुत इशू है, इसके चलते जो है ये जो पेनिट्रेशन है वो बहुत पुअर रहा है। अब अगर हम डेंसिटी की बात करें, घनत्व की, इंश्योरेंस डेंसिटी की, तो वर्ष 2019 में जो भारत का बीमा घनत्व है 78 अमेरिकी डॉलर, जो कि वर्ष 2001 में 11.5 अमेरिकी डॉलर हुआ करता था। हालांकि उससे काफी सुधार हुआ है। और जीवन श्रेणी में 58, गैर जीवन श्रेणी में 19 अमेरिकी डॉलर, और इससे जो कि मलेशिया, थाईलैंड, चीन ये काफी बेहतर मतलब रहा है। जैसे कि अगर हम मतलब मलेशिया की बात करें तो 536, वही थाईलैंड की बात करें तो 389, और चीन की बात करें 430 अमेरिकी डॉलर था। वहीं वर्ष 2019 का जो वैश्विक बीमा घनत्व है ये 818 अमेरिकी डॉलर था, और जीवन श्रेणी में 379 और गैर जीवन श्रेणी में ये करीब 439 अमेरिकी डॉलर हुआ करता था। तो ये सारा कुछ डेटा है इससे संबंधित, ये सारा कंप्लीट आपको उस पर मिल जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। अब देखो बीमा क्षेत्र के जो है विकास के चलते तो मैंने बताया कि कई कारण हैं, जैसे कि मान लो जो IRDA की वार्षिक रिपोर्टों में ये सारा चीज मेंशन किया जाता है। हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा इंश्योरेंस सेक्टर से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सरकारी दस्तावेजों के अनुसार भारत में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है और इंश्योरेंस डेंसिटी है, इसके पीछे होने के कुछ कारण दर्शाए गए थे। कारण क्या थे कि भाई बीमा के जो दावों के निपटारे, जो सेटलमेंट है, उनका प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत लंबा है, बहुत मतलब एक ये समझो थकाऊ है। इसको लेकर के भी ना लोग थोड़ी से मतलब सहमे होते हैं। वहीं बीमा कंपनियों के जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये सुस्पष्ट नहीं है, वेरी क्लियर नहीं है, आसानी से इनको समझ नहीं आता है। इस वजह से भी लोग मतलब जागरूक नहीं है, ये कह लो। अब जनसंख्या में जो शिक्षा और जागरूकता का अभाव है, ये हमारे यहाँ लिटरेसी बढ़ रही है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लिटरेसी एक्चुअल में बढ़ ही नहीं रही है। सामाजिक सांस्कृतिक भी फैक्टर हैं, जैसे यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर की अगर बात करें तो बहुत सारे हैं। अब जैसे बीमा उद्योग में बाजार की समान जो स्थिति का नहीं होना, एक ये भी इशू रहा है। बीमा जो विनियमन फ्रेमवर्क है वो बहुत ज्यादा गतिजन्य नहीं रहा है। अब बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 में लागू होने के बाद जो विनियमन संबंधी कई कमियां हैं, इसको दूर करने की संभावना बनी, और बीमा प्रवेशन और घनत्व का जो प्रभाव है इसमें से प्रॉपरली देखा गया, ठीक है। तो ये रही। अब देखो नीतिगत पहलों को लेकर के, तो देश के विस्तार और जो इसके सुदृढ़ीकरण जो है, तो इसके लिए प्रतिबद्ध सरकार के द्वारा बीमा उद्योग मल्होत्रा कमेटी, ऑलरेडी मैंने बताया
ये पूछा जा सकता है। 1993 की अनुशंसाओं के अकॉर्डिंगली ये जो है ये कुछ पॉलिसी, नीतिगत पॉलिसी ये लाई है और अपनी रिकमेंडेशन से दी है। एक जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर के यानी हेल्थ इंश्योरेंस, जो IRDA है इसके द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस के विस्तार में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और इसने 2003 में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्य समूह का भी गठन किया। ठीक है, इसके साथ साथ एक दूसरा उसमें से आता है जैसे कि सूक्ष्म माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस IRDA के द्वारा जारी ये सूक्ष्म बीमा जो विनियमन है, इसे एक अवधारणात्मक मुद्दे के तौर पर इसको प्रचारित करने के लिए सहूलियत बनी है और इन विनियमों में सकारात्मक और सहयोगात्मक दृष्टि से चलते ये अपेक्षा की जाती रही है। अब सुधार की भी कई पहलें आई हैं, जैसे कि बीमा कानूनों में पुराने जो थोड़ी से कठिन जड़ प्रावधान थे इनको हटाने की बात हो रही है। बीमा नियामक विकास बोर्ड प्राधिकरण जो है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सबसे अधिक प्रभावी बनाने की बात चल रही है कि इसको प्रभावी बनाया जा सके। भारतीय बीमा कंपनियों में जो विदेशी इक्विटी है वो निवेश को बढ़ाया जा सके और इसके साथ साथ भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण सुरक्षित रखा जाए। भारत सरकार ने जो बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया है उसमें से उन्होंने कहा कि भाई इस अधिनियम में जो बीमा प्राधिकरण अधिनियम 1938 और साधारण बीमा जो व्यवसाय इसका राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, इसमें से मतलब इसका जो बेसिक है उसमें से बदलाव किया जाए, बेसिक स्ट्रक्चर को बदला जाए और इस सुधार की बात करी गई है। कहा गया है कि भाई इसके द्वारा जो बीमा विनियामक ढांचे को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, लचीला बनाया जाए और इसको कार्यकुशल बनाया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही। विदेशी निवेश प्रोत्साहन की बात करी गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए 2021-22 में जो बजट आया उसमें से 49% से बढ़ा करके 74% संघीय बजट में कर दिया गया है। ठीक है, मैं संघी नहीं बोल रहा, संघीय बोल रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, आप ट्रोल मत करने लगिएगा। बहुत बचना पड़ता है सोशल मीडिया से, है ना। अब सरकारी कंपनियों में पूंजी की आवश्यकता यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट इन गवर्नमेंट कंपनीज, तो इसको लेकर के भी, साथ में जो कंज्यूमर वेलफेयर है, उपभोक्ता कल्याण को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहे हैं। ठीक है, अब IRDA का सशक्तिकरण की भी बात करी गई है। जो भाई IRDA है यानी तो इसके एम्पावरमेंट की बात करी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें रही हैं। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हम कल थोड़ा सा और देख लेंगे और फिर हम कमोडिटी मार्केट पढ़ लेंगे, तो ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। फिर हम फिस्कल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा।